प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से आपके सामने पर्यावरण से संबंधित चैप्टर नंबर 3 का जो पहला भाग हुआ था उसमें चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 3 का जो दूसरा हिस्सा बाकी है उसकी चर्चा करेंगे और पूरा करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए आज का चैप्टर। पिछले चैप्टर में यानी पिछले भाग में हमने चर्चा की थी अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण का प्रभाव यहाँ तक हुआ था और इसी को आज कंटिन्यू करना है। तो चैप्टर नंबर जो 3 था उसका नाम था अपशिष्ट और उसका निस्तारण, और इसका जो पहला भाग है आप देख लीजिएगा। पहला भाग ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा भाग यहाँ पर प्रश्नोत्तर सहित दूसरा भाग होगा। तो अपशिष्ट पदार्थों का जो प्रभाव है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है और मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले घ नंबर में यही पूछा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण का जो दुष्परिणाम है वो क्या है। तो दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी, पहले के घ नंबर का उत्तर भी और चैप्टर भी। तो जो पहला नुकसान हुआ है वो दिसंबर 1984 में भोपाल एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री है। वहां पर मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया, जिससे कि जो वहां जो शहर के निवासी थे लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लोग इस की वजह से उनको मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग बीमार हो गए। बीमारियों की बात करें तो कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना आदि बहुत सारी घटनाएं हुई। इसके अलावा इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है भोपाल गैस त्रासदी। आज भी इसको याद करते हैं लोग, सिहर जाते हैं। ये क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री से जो कचरे थे वो बहुत घातक केमिकल निकाल रहे थे और इसी की वजह से मिट्टी प्रभावित हो गई। ये प्रभाव आज भी हमको देखने को मिलते हैं। और दूसरा चीज, जो दूसरा उदाहरण देखने की बात है, पहला हुआ भोपाल गैस त्रासदी देखने को मिली है अपशिष्ट का। दूसरा उदाहरण अगर देखते हैं तो डीडीटी। डीडीटी एक ऐसा केमिकल है जो फसलों में इस्तेमाल होता है, कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है, कीटों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने से कीट तो नष्ट हुए, लेकिन ये धीरे धीरे फसलों के अंदर पहुंच चुका है। फसलों में जो फलों के अंदर जो अनाज थे उसके अंदर पहुंच गया है और धीरे धीरे वहां से होते हुए मनुष्य की कोशिकाओं तक पहुंच चुका है और मनुष्य को नुकसान कर रहा है। बहुत सारे देशों ने इसको बैन कर दिया है, इसका प्रयोग रोक दिया गया है। तो इस प्रकार ये भी एक तरीके से अपशिष्ट का संकेंद्रण हो गया। इसके अलावा एस्बेस्टस एक सिलिकेट रसायन होता है। ये सिलिकेट रसायन ऐसा होता है जो कि चादर का प्रयोग छतों दरवाजों में निर्माण में होता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया है जो ये पदार्थ होता है वो हमारे फेफड़ों को नुकसान करता है। इससे एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी हो जाती है जो कि श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है। तो तीसरा उदाहरण यह हुआ। चौथा उदाहरण है पारा, यानी कि लेड की बात करें, ये भारू धातु होती है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। पारा ऐसी धातु है जो समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सारी धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। यह आसानी से वाष्पिक वृद्धि हो जाती है और वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहां बना रहता है। यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीव जंतु और मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर बहुत प्राणघातक हो जाता है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, फेफड़े, गुर्दे आदि को नुकसान होता है। 1950 में जापान में रासायनिक फैक्ट्री सिस्को से मीनामाता खाड़ी में पारे का अपशिष्ट फेंक दिया गया था। इससे खाड़ी में जो मछलियां थी उस मछलियों के अंदर गया, मछलियों को जो खाने वाले लोग थे वो तंत्रिका तंत्र के संबंधित रोग से ग्रसित हो गए, जिसको मीनामाता रोग कहा गया। मिनीमाटा रोग भी कहा जाता है, मीनामाता भी कहते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये अपशिष्ट पदार्थ इनको ये नुकसानदायक है तो इसको निस्तारण कैसे संभव है। अगर इसको फेंक रहे हैं तो इससे नुकसान हो रहा है तो क्या करें। देखिए, हमारे देश की जो आबादी है, हमारे पूरे विश्व की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जीवन शैली बदल रही है। लोग करते क्या है, प्रयोग करो और फेंक दो इस संस्कृति का पालन कर रहे हैं। मतलब यूज एंड थ्रो का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कचरे के निस्तारण के लिए 4R का एक सुझाव आया हुआ है, 4R इसे बोला जाता है, जिसका हम अनुसरण करके हम कचरे से निपट सकते हैं।
पहला R1 है। R1 का मतलब होता है रिफ्यूज, यानी कि मना कर देना। अगर हम बाजार में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं, तो वहां से पॉलिथीन मिल रही है, उसको मना कर दीजिए। आप पॉलिथीन ना लाइए, घर से बैग ले आइए, कपड़े के ले आइए बैग, और उसमें सामान लेकर आइए। तो पहले ही मना करेंगे तो वो कचरा आगे आएगा नहीं। दूसरा कर सकते हैं रिड्यूस, यानी कि प्रयोग कम कर दें। कोई भी चीज है जो पर्यावरण को नुकसान कर रही है, उसको आप प्रयोग ही कम कर दें। तीसरा है रीयूज, उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए। कुछ ही लाए हैं, उसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है रिसाइकिल, उसको कोई चीज है वो खराब हो रही है तो उसको रिसाइकिल करके फिर से वो चीज बना लीजिए आप, तो वो हो जाता है पुनर्चक्रण। तो रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के माध्यम से हम पर्यावरण के कचरे से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए समझते हैं। मना करना मतलब पॉलीथीन, प्लास्टिक के सामान आप इस्तेमाल करने से लोग मना कर सकते हैं। दूसरों को मना करिए भैया ना यूज करिए, जिससे प्रदूषण होता है। दूसरा है उपयोग कम कर दें। अगर यही पदार्थ इनको उपयोग कम करेंगे तो अपशिष्ट भी कम निकलेगा। इसके अलावा अगर बात करें, पुनः उपयोग कर लीजिए, दोबारा रीयूज कर सकते हैं कोई चीज को तो उसको कर लीजिए। जैसे कागज है, एक तरफ लिखे, एक तरफ लिखा हुआ है, बाकी पीछे साइड बचा हुआ है, तो वहां पर आप काम आप कर लीजिए, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, उसको वेस्ट ना करिए। कागज से थैला बना लीजिए, बैग बना लीजिए। और पेन है तो उसका रिफिल चेंज कर लीजिए, ना कि पूरा पेन चेंज करिए, तो वो यूज हो जाएगा। पुनर्चक्रण की बात करें तो बेकार जो अनुपयोगी सामान हो गया है उससे रिसाइकिल करके, जैसे कि घर के उपकरण है, वाहन है, अखबार, प्लास्टिक आदि, इनको कबाड़ी दे दीजिए, वहां से रिसाइकिल हो जाएगा, जिससे कि इसका निस्तारण संभव हो जाएगा। इस प्रकार हम 4R को अपनाकर बेकार अनुपयोगी वस्तुओं की मात्रा को कम कर सकते हैं, साथ ही उपयोगी वस्तु बनाकर इसका निस्तारण भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। जैसा हम जानते हैं अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो अलग अलग निस्तारण भी होगा। जैसे कि अगर बात करें ठोस की, तो ठोस का निस्तारण करने का तरीका सबसे बढ़िया है, प्रचलित है, वो जलाकर। अस्पतालों से जो कचरे निकलते हैं उसको संक्रामक होते हैं, तो क्या करेंगे, उसको भट्टी में जला देंगे। जैसे इसके अलावा प्लास्टिक और फलों के डंठल, प्लास्टिक आदि को खुले स्थान न जलाएं, नहीं धुआं क्या होगा, बीमार कर देगा, वायुमंडल को प्रदूषित करेगा। दूसरा है भूमि भरण, यानी मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, खोद कर मिट्टी के अंदर दाब दीजिए इसको, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। सरल विधि है, दुर्गंध नहीं फैलती है, पर्यावरण को पोल्यूशन नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तीसरा है कंपोस्टिंग कर दीजिए। अगर जैविक कचरा है, जैसे कि फल सब्जी है, इसका छिलका निकला, जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल है, मलमूत्र है, और पत्ती है, डाली है पौधों की, तो उसको गड्ढे में दबा दीजिए। उससे क्या होगा, 2-3 माह के अंदर वो जैविक खाद बन जाएगा, और इसी को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। इसी को निकाल कर आप बगीचों में, खेतों में इस्तेमाल कर लीजिए। तो कंपोस्टिंग क्या करती है, जैविक कचरे को पुनर्चक्रण कर देती है, और बहुत बढ़िया तरीका है ये। जिससे आप खाद भी प्राप्त कर लेंगे और कचरे का निपटारा भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अजैविक कचरा जो होता है, जैसे कि प्लास्टिक है, कांच है, धातुओं के टूटे सामान है, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसको कबाड़ी दे दीजिए। उससे ही पुनर्चक्रण हो पाएगा। अगर आप जमीन में दबाएंगे तो वैसे ही पड़ा रहेगा, ये पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे पार्क हो गया, स्टेशन हो गया, बाजार हो गया, यहाँ पर 2 रंग के कूड़ेदान होते हैं, एक हरे रंग का होता है, एक नीले रंग का होता है। जैविक कचरा जो होता है, अजैविक कचरा होता है, उसका निस्तारण अलग अलग तरह से करते हैं। जो हर एक कूड़ेदान में क्या करते हैं, जैविक कचरा डालते हैं, यानी कि जो गलने वाला गीला कचरा है। और नीले वाला जो कूड़ेदान होता है उसमें अजैविक कचरा, यानी कि जो गले ना और सूखा कचरा, उसको डालिए। आपने विद्यालय में देखा होगा, आपने विद्यालय में रखा हुआ है, तो वहां पर दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो गीला कचरा है, इसे खाने का जो वेस्ट बचा हुआ है, सब्जी का वेस्ट है, उसको हरे में डाल दिए, और जो बाकी ठोस है उसको हमने डाल दिया नीले कचरे में। तो इस प्रकार हम इसका निस्तारण कर लेते हैं। ठोस के बाद बात करते हैं, जो लिक्विड में है, द्रव में है, जैसे कि सीवर है, यानी कि सीवेज है। तो शहरों में क्या होता है, सीवेज सिस्टम लगा होता है, वहां पर पानी साफ कर दिया जाता है, उसके बाद नदियों में पानी चला जाता है। इसको एसटीपी बोलते हैं, यानी कि गंदे पानी को साफ करने का तरीका होता है। लेकिन गांव में क्या होता है, वो सिस्टम होता नहीं है। तो गांव में हम सोकपिट बना लेते हैं। सोकपिट कैसे बनाते हैं, घर से कुछ दूर पर एक गड्ढा खोद लीजिए, उसी उसमें क्या भर दीजिए, गड्ढे में ईंट पत्थर के टुकड़े डाल दीजिए, और खपराइल का टूटना है, बालू की परत, इसको बिछा दीजिए, गड्ढे को ऊपर से ढक दीजिए। इस प्रकार सोकपिट तैयार हो गया। और कभी कभी इसमें चूना भी डाल दीजिए, जिससे कि गंदगी इसमें न जमा होने पाए और ये सफा रहे। तो नाली का जो बहने वाला पानी है उसको सोकपिट में जोड़ दें, सोकपिट सोख के पानी की जमीन के अंदर ले जाएगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है, जिससे आप अब इससे पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हो। अगर हम बात करें एक और तरीके का जो प्रदूषण, वो है गैसीय अपशिष्ट।
जो भट्टा होता है, उद्योग धंधे होते हैं, जो चिमनी होती है काफी ऊंचा कर दीजिए उसको, काफी ऊपर चले जाए। इसके अलावा धूम अवक्षेपक लगा दीजिए, जिससे कि उसको जो धुआं निकल रहा है उसको वो सोख ले। तो गैसीय अपशिष्ट को इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा घर में है, लकड़ी के बजाय आप रसोई गैस के चूल्हे का इस्तेमाल कर लीजिए, जो एलपीजी आती है, उससे धुआं नहीं होगा और खाना पक जाएगा आसानी से और आपको नुकसान भी नहीं होगा। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है, ग्राम पंचायत स्तर पर नाली बनवाती है, सफाई कराती है, कूड़ा घर बनवाती है और गड्ढा बनवाती है, कुएं तालाब की सफाई कराती है, ब्लीचिंग पाउडर डलवाती है और पब्लिक टॉयलेट बनाती है, पर्यावरण को साफ रखने का पूरा पूरा जन जागरण का अभियान भी चलाती है। क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी वही प्रक्रिया होती है और इसके अलावा जिला पंचायत स्तर पर भी लगातार सारे कार्य हो रहे होते हैं। तो हर एक स्तर पर इसका प्रयास हो रहा है। जरूरत है हम सबको मिलजुल के प्रयास करने की, जिससे कि पर्यावरण का प्रदूषण बिल्कुल भी ना हो पाए। तो बच्चों ये हुआ चैप्टर। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आप इकट्ठा यहाँ पढ़ेंगे। और जिससे अपशिष्ट किसे कहते हैं, ठोस और द्रव गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो उदाहरण दीजिए। गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या हैं, अपशिष्ट संग्रह के दुष्परिणाम को उदाहरण से समझाइए। शोकपीट बनाने की विधि लिखिए। ई कचरा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर दिया है कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहने से पहले क्या उपयोग करने चाहिए। फिर दिया हुआ है प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों जरूरी है। जो नंबर को उत्तर यहीं लिख दिए स्वच्छता के लिए। बाकी इनको उत्तर आप अभी देखिएगा ऊपर, उसको आप किताबों में लेकर बैठिए और चिन्ह लगा लीजिएगा सीधा, क्योंकि यहाँ से लिखना बहुत मुश्किल होता है डायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं किसका उत्तर क्या है। पहले का जो उत्तर है वो है, पहले का जो उत्तर है सीधा पहला लाइन ही है, मनुष्य और, यहाँ से चिन्ह आप लगाइएगा चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले का नंबर, अन्य जीवों मनुष्य और अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वे पदार्थ वस्तु होते हैं जिनकी हमें जरूरत बिल्कुल नहीं होती, हम इसको फेंक देते हैं। तो ये पहले का उत्तर हो गया। खा नंबर की बात करें तो पूछा है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका रूप क्या है। तो इसका खा नंबर उत्तर लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे ठोस अपशिष्ट, सब्जी फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक और लोहे, यहाँ से चिन्ह आप लगा लीजिएगा। अनुपयोगी सामान, घर और कारखानों से निकली राख, खेत खलिहानों से निकलने वाले विभिन्न फसलों के डंठल, भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण है। तो यहाँ तक कर लीजिए, ठोस का हो गया, तीन तरह के कचरे होते हैं। दूसरा उदाहरण इसी में उत्तर आगे आगे लिखिएगा आप, द्रव अपशिष्ट में नाली और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्र और उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल अपद्रव अपशिष्ट के उदाहरण है। तो दूसरी लाइन ये हो गई। अब आखिरी लाइन जो बची है वो है गैसीय अपशिष्ट। तो लकड़ी कोयले से जलने वाले जो धुआं होता है, कारखाने चिमनी से निकलने वाला धुआं होता है, और जो भी परिवहन यानी कि ट्रक, बाइक सब कुछ चल रही होती है, उसके साधन से निकलना धुआं होता है। इसके अलावा कूड़ा करकट और मरे हुए जानवरों के सड़ने से जो निकलने वाली गैस होती है, दुर्गंध होती है, वो गैसीय अपशिष्ट के उदाहरण है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उत्तर नंबर पहले के खा नंबर का उत्तर आप यहाँ तक हो जाएगा, किताबों में आप चिन्ह लगा लिख पाएंगे। चाहे तो वीडियो को पॉज करके रोक के भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पहले ग नंबर का उत्तर है, यहाँ पर पूछा था। तो गैसीय अपशिष्ट के जो स्रोत बताया था, तो जैसे कि आप कह सकते हैं, इसी को आप मान सकते हैं जो अपशिष्ट का स्रोत है, यही स्रोत भी है। और चाहे तो आप लिख लीजिए चूल्हा, अंगीठी और सिगरेट, बीड़ी, ये और गैसीय धुआं के उदाहरण है। धुआं ही एक तरीके से अपशिष्ट का स्रोत है। इसके अलावा चलिए 4 नंबर, पहले 4 नंबर ई कचरा प्रश्न था। इसमें क्या है, घर और ऑफिस से ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी निकलता है, जिसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सीडी, बैटरी आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि आते हैं। ये सब उसी के उदाहरण है, कचरा के उदाहरण है। तो यहाँ तक कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। घा नंबर, पहले के घा नंबर, तो इसमें दिया था अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण का जो दुष्परिणाम है वो क्या होता है। तो पहला दुष्परिणाम अगर आप लिखेंगे इसमें, तो दिसंबर 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस कारण शहर में लाखों लोगों को प्रभावित किया और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो पहली लाइन तो ये हो गई उदाहरण। दूसरा इसका बात करें तो दूसरा नंबर 2 पॉइंट कम से कम लिख ही लीजिए। दूसरा है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों जैसे डीडीटी का प्रयोग हुआ। इसके इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन उन्नत तो हुआ, लेकिन यह रसायन कीटों के साथ साथ मनुष्य व अन्य जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो कम से कम 2 उदाहरण आप संग्रहण के लिख सकते हैं यहाँ से। अब आता है अगला, देखते हैं।
6 नंबर, पहले 6 नंबर। तो 6 नंबर में यहाँ लिखना है शहरी इलाकों में सीवेज सिस्टम। आप इसे खोज लीजिएगा आराम से, यहाँ शौचालय बना हुआ है, इसी के बगल में पहले 6 का उत्तर लिखा हुआ है। शहरी इलाकों में सीवेज सिस्टम से गंदे पानी का निकास होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नालियों से पानी का निकास होता है। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, यहाँ शहर के गंदे जल को उपचारित किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का उत्तर आपका पहले का 6 नंबर का उत्तर हो गया। अब पहले का अंगा नंबर का उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक है, घर से लेकर जोड़ने तक है। घर से कुछ दूर एक गड्ढा खोद लें, सतह पर मिट्टी, ईंट, पत्थर टुकड़े डाल दें, खपरेल की टूटन डाल दें, बालू पर बिछा दें, गड्ढे को ढक दें और इस प्रकार से तैयार हो गया। इसमें कभी कभी चूना डाल दीजिए, तो नाली का जो बहने वाला पानी है इसी में जोड़ दीजिए, इसी में ये सब फिट काम करेगा। तो पहले का अंगा उत्तर ये हो गया। आसान है। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर पहले के सारे सेक्शन हल कर लिए और इसका आखिरी उत्तर जो है इसको हमने लिख ही लिया है। यहाँ पर प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, सफाई के लिए होना चाहिए, स्वच्छता के लिए होना चाहिए। अब सही गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें पहले 3 है वो सही है, आखिरी के 2 गलत हैं। उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, सही है। अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, सही है। और अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रमुख प्रदूषण की समस्या नहीं है, बिल्कुल गलत है, बड़ी बड़ी समस्या है। और प्लास्टिक और पॉलिथीन आसानी से सड़ती है, कहाँ सड़ती है भैया, बहुत समय लगता है, इसको तो गलत हो गया ये। अब यहाँ तीर लगाना है। बायोगैस को लगाइए जैविक अपशिष्ट में, और कंपोस्ट खाद फलों और सब्जियों के छिलके और सूखी पत्ती में। गैसीय अपशिष्ट को लगाइए धुआं में, और जल निकास की बाधा पॉलीथीन बनती है। और अपशिष्टों को पुनर्उपयोगी सामान बनाना, इसे कहते हैं पुनर्चक्रण। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपने को समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।